नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। लव जिहाद रोकने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा से धार्मिक स्वतंत्र विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने विधेयक के प्रावधानों का विरोध किया, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि बेटियों को बचाने के लिए इस विधेयक की जरूरत थी। विधेयक पारित होने के बाद सदन में जय श्री राम के नारे भी लगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा भी यहां देखने को मिला। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने इस विधेयक को गैर जरूरी बताते हुए अल्पसंख्यकों को परेशान करने वाला बताया। तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बिल को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ये बिल महिलाओं को उनके अधिकार को दिलाएगा। बिल पास होने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम और गृह मंत्री का आभार जताया। जिन बेटियों को शकील सूरज बन के ठगता था, असरद आंसू बन के ठगता था, फिर धर्म परिवर्तन कराता था, नहीं कराने पर गोद का बच्चा लिए मरने के लिए तड़फने के लिए छोड़ देता था, कम से कम ऐसे संवेदनशील विषय पे तो कांग्रेस मौन ही रह जाती। भाई कितने ऐसे FIR हुए हैं जो धर्म परिवर्तन को लेकर आपके थानों में FIR हुई है? क्या कोई ऐसी शिकायतें हुई है? कोई ऐसा आधार नहीं है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया ये विधेयक है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। बेटी स्वतंत्र रहे और बेटी का संरक्षण हो और बेटी पर किसी भी प्रकार का भय, लोभ, प्रलोभन देकर कोई भी ना उससे शादी कर सके, ना धर्म परिवर्तन करा सके। आज ये कानून मध्य प्रदेश की धरती पर पारित हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण के जरिए कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भोपाल के स्मार्ट रोड और बुलेवर्ड स्ट्रीट का मामला उठाया। उन्होंने इस रोड पर पार्किंग नहीं होने और लोगों के विस्थापन को लेकर सवाल किया। जवाब में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं एक और ध्यानाकर्षण में विधायक गायत्री राजे पवार ने देवास के 72 गांवों को सिंचाई परियोजना में शामिल कराने सदन का ध्यान आकर्षित कराया। इसके पहले प्रश्नकाल की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश में गौशाला निर्माण को लेकर सवाल उठाए, जिसके जवाब में मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय 1000 गौशाला बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन पिछले 1 साल में कोई नया प्रस्ताव नहीं है। दो 2003 से 2018 तक मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी शासकीय गौशालाएं खोली थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो उत्तर आया है 0। फिर मैंने पूछा कि 2018-19 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस वक्त कितनी गौशालाएं खोली गई, तो उसमें सरकार की तरफ से उत्तर आया है कि 1000। स्मार्ट सिटी में जो लोग वहाँ से उनको हटाया गया है, चाहे बुलेवर्ड रोड से चाहे स्मार्ट रोड से, वो उनका व्यवस्थापन परमानेंट होना चाहिए। ये सब बातों पर आदरणीय मंत्री जी ने सकारात्मक बात कही है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घोषित अभियान की आज से शुरुआत हो गई। उमा भारती ने खास तौर पर समाज सेवा से जुड़ी एक युवती गंगा भारती खुशबू को इस अभियान की कमान सौंपी है। गंगा भारती खुशबू ने आज उमा भारती के बंगले से अभियान की शुरुआत की है। हालांकि अभियान की शुरुआत में उमा भारती शामिल नहीं हुई। गंगा भारती ने बताया कि प्रदेश के सभी 230 विधायकों को गंगा जल देकर उनके विधानसभा क्षेत्र में शराबबंदी और नशाबंदी के लिए संकल्प दिलाकर अभियान चलवाया जाएगा। उमा भारती के आवास पर अभियान से जुड़ी महिलाओं का जन जागरूकता के लिए सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इधर इंदौर में निकाय चुनाव का संग्राम तेज होता जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी चयन के मामले में अपनी रणनीति धीरे धीरे खोलते जा रही है। बीजेपी ने जिताऊ चेहरे के भरोसे चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की है। दरअसल उम्र बंधन के मापदंड को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिरे से नकार दिया है, जिसके बाद बीजेपी में पार्षद और महापौर पद के कई नए दावेदार होड़ में शामिल हो गए हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरुआती जोर आजमाइश तो की थी, लेकिन उम्र बंधन की सुगबुगाहट के बाद ये चुप बैठ गए थे। इधर इंदौर में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता इस समय अधिक सक्रिय नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर वैदिक यज्ञ कराया तो लगातार अपनी विधानसभा में विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता सुमित मिश्रा का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। बूथ लेवल पर कमेटी का गठन हो चुका है और अब जिताऊ चेहरे पर ही इस बार भाजपा दाव लगाएगी। पार्टी का हमारा नारा है बूथ जीता चुनाव जीता। तो हम अपने अपने बूथों पर हमारे यहाँ एक एक बड़े नेता को जवाबदारी दी गई है और उसके मद्देनज़र हर बूथ पर हमारी कमेटियाँ बन गई हैं। हमारे यहाँ
जो भी नाम निकल कर आता है बड़ा छन कर आता है। तो हमारे यहाँ हमेशा जीतने वाला ही उम्मीदवार होता है, उसकी अपनी एक व्यक्तिगत छवि होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन संबंधी समिति की आज पहली बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसमें शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 15 अगस्त 2023 को आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसके लिए आजादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह पहले 15 अगस्त 2022 से आरंभ होगा। इस दौरान 75 अलग अलग जगहों पर आयोजन किए जाएंगे। वहीं बैठक का उद्देश्य आयोजन के संबंध में सुझाव लेना है। लगातार 75 सप्ताह चलने वाले इस आयोजन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाना है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या, समर्पण और भावनाओं से परिचित हो सके। लाखों गुमनाम नायक नायिकाओं को जनता के सामने लाना और स्थानीय स्तर पर हुए आंदोलनों को की पहचान प्रदान करना भी आयोजन का एक उद्देश्य है। अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत, विचार, उपलब्धियां और संकल्प, हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत की थीम पर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। और अब बात महिला दिवस की। महिला दिवस के मौके पर जबलपुर में एबीवीपी ने बाइक रैली निकाली। इस दौरान छात्राओं ने जमकर तलवारें लहराई। रैली में सैकड़ों की तादाद में छात्राएं शामिल हुईं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। छात्राओं ने बाइक रैली की आड़ में सरेराह जमकर तलवारें लहराई। खास बात यह कि पुलिस के सामने ये प्रदर्शन होता रहा, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। आमतौर पर सड़क पर हथियारों का प्रदर्शन गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन पुलिस कानून की धज्जियां उड़ते देखती रही। इधर एबीवीपी ने इसे मिशन साहस का नाम देते हुए शक्ति और स्वावलंबन का संदेश दिया। एबीवीपी की इस रैली का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समापन हुआ। नारी का सम्मान, जब उसका सम्मान होगा तो वो आगे बढ़ाएगी, पूरा समाज उसको आगे बढ़ाएगा, जिससे कि उसको स्वावलंबन आएगा, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक स्वावलंबन। इसके अकॉर्डिंग हम जब और आगे बढ़ेंगे तो सम्मान के साथ स्वावलंबन और उसके बाद उसका साहस अपने आप ही बढ़ेगा, जो कि समाज को भी आगे बढ़ाएगा और हमारी नारी शक्ति को भी बहुत प्रेरणा देगा। धन्यवाद। आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल जबलपुर नगर के द्वारा आज एक हमारी जो मिशन साहस करके छात्रा रैली का आयोजन किया गया है, जिससे हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो नारी है वह अबला नहीं है बल्कि सबला है, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह भोपाल नेहरू नगर में महिला स्वच्छता कर्मियों के बीच पहुंचे। उनके साथ उन्होंने चाय पी और उनसे संवाद भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई भी की। सीएम शिवराज ने महिला पत्रकारों के साथ पौधारोपण भी किया। वहीं हुनर हाट का शुभारंभ किया और हाट के स्टॉल्स का जायजा भी लिया। शिवराज सिंह पत्नी के साथ दीदी के कैफे भी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने साथ में लंच किया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह नारी तू नारायणी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। इसके साथ ही प्रदेश के 10 जिलों में काम कर रहे महिला स्व सहायता समूहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी की। उन्होंने प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की राशि से नारी सम्मान कोष की स्थापना की घोषणा की। साथ ही पारिवारिक छोटे छोटे मामलों को निपटाने के लिए नारी अदालत बनाने का भी ऐलान किया, ताकि घरेलू छोटे मामले बिना पुलिस के ही निपटाए जा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने नर्सों से उनके कोरोना काल में ड्यूटी के अनुभव के बारे में बातचीत की। प्रयोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे करते हैं, पंचायतों में नारी अदालत बनाएंगे और छोटे मोटे मामले उनके माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा।
महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 102वें संविधान संशोधन के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है, इसलिए संशोधन की वैधता और उसके असर पर भी विचार जरूरी है। 5 जजों की पीठ ने कहा है कि मामले का सभी राज्यों पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें भी नोटिस किया जा रहा है। विस्तृत सुनवाई 15 मार्च से शुरू होगी। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आज दिल्ली की कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दे दिया है। आरिज की सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के 15 लाख के इनामी आतंकी आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था। भोपाल में कांग्रेस का राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता दी है। महिलाएं हमेशा सच्चाई का साथ देती हैं। कभी कभी पुरुष भटक जाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं भटक सकती। महिलाएं आज कांग्रेस का साथ दें। कटनी नगर निगम द्वारा शहर और नालियों की दीवारों पर बनाए गए मंदिर और देवी देवताओं की तस्वीरों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम के गेट को तोड़ने की कोशिश भी की। वहीं आनन फानन में दीवारों पर बने तस्वीरों पर कलर पेंट कराया गया, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। सत्ता के माथे छाया में आज खुशी का दिन है। यहाँ पर रह रही 2 मासूम बच्चियों को यूरोप के माल्टा शहर में रहने वाले दंपत्ति ने गोद लिया है। यूरोप से सतना पहुंचे क्लेवेन चेचे और उनकी पत्नी डायलिना ने न्यायाधीन प्रक्रिया पूरा करने के बाद दोनों बच्चियों को लेकर जबलपुर रवाना हो गए। जबलपुर में आज नारी शक्ति का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 10 साल की बहादुर बच्ची का भी सम्मान हुआ। निशी टंडन नाम की इस बच्ची ने 2 दिन पहले विजयनगर इलाके में 2 लुटेरों को गिरफ्तार कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आज महिला दिवस के मौके पर जबलपुर एसपी ने उन्हें सम्मानित किया। और खबरें विस्तार से। चंबल अंचल में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस पर ही हमला करने से नहीं चूक रहे। खिटोरा गांव में जिला बदर आरोपी के घर पहुंची पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 आरक्षक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के थानों की पुलिस फोर्स भी खिटोरा गांव भेजी गई। तब कहीं पुलिस आरक्षक और थाना प्रभारी जान बचाकर वहां से निकले। पुलिस ने एक आरोपी संजय किरात को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ग्रामीण उसे भी पुलिस से छुड़ा ले गए। इससे पहले भी पुलिस पर हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। कभी रेत माफिया तो कभी बड़े अपराधी हमले की साजिश बार बार रच रहे हैं। जिला बदर आरोपी है, जिनका जिला बदर तामील करने के लिए पुलिस पार्टी वहां गई थी, और उनके परिवार में 3 और हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिनके की 10 से अधिक अपराध हैं। और अचानक से घर परिवार वाले सभी सदस्य एकदम से पुलिस पार्टी पे हमला बोल दिया। पुलिस पार्टी ने समझबूझ और समझदारी से वहां पर काम लेते हुए जो है वहां पर आगे कार्रवाई करी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अधिकार और सम्मान के बड़े बड़े दावे राजनीतिक मंचों से किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिवपुरी जिले में पति से प्रताड़ित एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर फिजिकल पुलिस थाने के 3 माह से चक्कर काट रही है। आरोप है कि थाना प्रभारी अंकित उपाध्याय और सब इंस्पेक्टर भावना राठौर पीड़ित महिला राधा धानु की सुनवाई करने की बजाय उसे थाने के चक्कर कटवा रहे हैं, जबकि इस मामले में महिला सेल डीएसपी उमेश गर्ग ने फिजिकल थाने को आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज करने के लिए 3 बार आदेश दे चुके हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी अपने सीनियर के आदेश को भी नहीं मान रहे। दूसरी ओर पीड़िता ने सब इंस्पेक्टर राठौर पर उसके आरोपी पति से पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। प्रशासन लगातार रेत माफिया पर कार्रवाई कर रहा है और फिर भी रेत माफिया लगातार रेत ठेकेदार पर हमले कर रहे हैं। हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि गौराघाट थाना के ग्राम कोटरा में सुबह 4 बजे दबंगों ने शासकीय ठेकेदार के कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोपियों ने रॉयल्टी काटने वाले कर्मचारियों के टेंट में आग लगा दी। तंबू में आग देखकर कर्मचारी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन तंबू के अंदर रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सभी शासकीय दस्तावेज और नकदी जलकर खाक हो गए हैं। मामले में शासकीय रेत खदान के ठेकेदार के मैनेजर गुड्डू भदौरिया का आरोप है कि बीते दिनों उनका कोटरा सरपंच से ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हुआ था। उसी के चलते उनके तंबू में आग लगाई गई। कुछ ट्रैक्टर जो चोरी से बनते हैं, वहाँ पे हमने 2-3 लड़के वहाँ बिठा रखे मुरैना के हैं, जो उनने वो ट्रैक्टर को रोका। जो सरपंच कोटरा का ट्रैक्टर था, उसके पास रॉयल्टी नहीं थी, तो लड़कों ने गाली गलौज उन लड़कों ने की। हमारे लड़कों के साथ वो धमकी दी, बोले तुम्हें जला देंगे, फलाना कर देंगे, जैसी बात है। गेहूं उत्पादन में एक बार फिर मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बना सकता है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को साल 2021 के लिए समर्थन मूल्य पर 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने की अनुमति दी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास 140 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी का प्रस्ताव रखा था।
वहीं पंजाब को 115 लाख टन गेहूं खरीदी की स्वीकृति मिली है। अब इस साल भी गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर होगा। पिछले साल केंद्र ने 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी करने की स्वीकृति दी थी, जिसके बदले में सरकार ने 129 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की थी। केंद्र सरकार ने गेहूं के एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। इस साल अब तक सर्वाधिक 27 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। केंद्र से मिली अनुमति पर सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करनी है। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार फर्जी तरीके से रिकॉर्ड बनाना चाहती है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और इसलिए हमने गांव, गरीब और किसान को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का, उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पे आ गया है। क्यों? हमने 2021 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प को पूरा कर दिया है। गेहूँ ज़्यादा होता है तो एमएसपी देना पड़ेगा। पंजाब को कम 116 लाख टन का उन्होंने अनुमति दी है और मध्य प्रदेश में 135 लाख टन की अनुमति दे रहे हैं। ये एक दोहरे मापदंड है। जब पंजाब को भी ज़्यादा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा हो। जबलपुर में धान और गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाले सहकारी समितियों का मामला विधानसभा में गूंजने के बाद जिला प्रशासन अब हरकत में है। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर खरीदी में फर्जीवाड़ा करने वाली 40 से ज्यादा सहकारी समितियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। वहीं इन सहकारी समितियों में से वसूली के भी आदेश हैं। इन समितियों से 7 दिन के भीतर आर्थिक अनियमितता की राशि वसूल जाएगी। वहीं इन समितियों में बिजौरी, बड़खेरा, बरगी, घाटसीमरिया, घुसौर, लमकना, नुनिया कला आदि सहकारी समितियां शामिल हैं। समितियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी किसानों के नाम पर घटिया गेहूं और धान की खरीदी कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो सोसाइटीज़ थी उसमें कई लोगों ने जो है गड़बड़ की थी, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनको सस्पेंड भी किया हुआ है। गर्मी आते ही ग्वालियर में पानी की समस्या शुरू हो जाती है। वहीं गंदा पानी आ रहा है कहीं तो कहीं पानी ही नहीं आ रहा। थाटीपुर, मुरार, गुड़ागुड़ी का नाका समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की विधानसभा क्षेत्र में है। यहां पर वार्ड 12 की लाइन नंबर 2 में गंदा पानी आ रहा है। वहीं लाइन नंबर 1, 8, 9, 10 और रसूलाबाद में पानी की सप्लाई ठीक नहीं होने की वजह से लोगों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मात्र 10 से 15 मिनट ही पानी की सप्लाई यहां हो पा रही है। वहीं लोग अब मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को घेर रहे हैं। दरअसल प्रद्युमन सिंह जब विधायक नहीं थे तब वो गंदे पानी को लेकर प्रदर्शन करते थे, और आज जब वो विधायक और मंत्री बन चुके हैं फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि मंत्री ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात जरूर कही है। शिकायतें उनका निराकरण करना कर्तव्य सेवक का है। शिकायत होना कोई गलती हो सकती है, उसको समाधान करना इस सेवक का दायित्व है, वो मैं करूंगा। तो जो भी जिम्मेदार होंगे कार्रवाई होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।